डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म और राष्ट्रवाद के संबंध में अपन ने कुछ प्रारंभिक बातें पीछे की कक्षा में अपन पढ़ चुके हैं, जिसमें अपन ने राष्ट्र का अर्थ पढ़ा था कि राष्ट्र उन लोगों का समूह है जो स्थायी रूप से निर्दिष्ट भूभाग में रहते हैं एवं समान राजनीतिक आकांक्षाओं एवं समान हितों के समान इतिहास और समान नियति की चेतना के कारण एक एकता के सूत्र में बंधने का अनुभव करते हैं, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? राष्ट्र के नाम से जानते हैं। और राष्ट्रवाद का अर्थ मैंने आपको बताया था कि एक राष्ट्र के रूप में संगठित होने तथा उसके प्रति अपनी निष्ठा रखने, अर्थात अपन कह सकते हैं उसके प्रति निष्ठा की भावना ही क्या कहलाती है? राष्ट्रवाद कहलाती है। अर्थात अपन दूसरे शब्दों में कहें तो राष्ट्र के लोगों में एक प्रकार से अपने राष्ट्र के प्रति त्याग, प्रेम एवं बलिदान की भावना ही क्या कहलाती है? राष्ट्रवाद कहलाती है। और उसके बाद में अपन पढ़ रहे थे राष्ट्र और जो राष्ट्रवाद है उसके संबंध में, जिसमें अपन ने देखा था कि राष्ट्र जनता का कोई एक आकस्मिक समूह नहीं है, यानी कि एक अचानक बना हुआ समूह नहीं था, बल्कि क्या है, एक मानव समाज में पाए जाने वाले जो अन्य समूह हैं उन समूह है या समुदायों से क्या है? अलग है। और साथ में अगर अपन बात करें, ये एक परिवार की तरह है लेकिन परिवार से अलग है। कैसे कि परिवार छोटा होता है जबकि राष्ट्र का स्वरूप है ये अपना एक क्या है? बड़ा स्वरूप है। और परिवार तो प्रत्यक्ष संबंधों पर आधारित होता है, जैसे अपना रक्त संबंध हो गया उन पर ही आधारित होता है, जिसका प्रत्येक सदस्य दूसरे सदस्य के व्यक्तित्व और चरित्र के बारे में व्यक्तिगत जानकारी रखता है। क्यों रख पाता है? क्योंकि परिवार अपना क्या होता है? छोटा होता है। और यह एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि यह जनजातीय या जातीय या अपन कह सकते हैं कि एक गोत्र समूह से ही अलग होता है, यानी कि एक समुदाय विशेष में, एक जनजाति विशेष में या एक गोत्र विशेष में एक ही वंश या रक्त के लोग जिसमें एक समूह के रूप में निवास करते हैं, लेकिन राष्ट्र के अंतर्गत ये काफ़ी भिन्नता पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर अनेक रक्त संबंधों के लोग विराजित होते हैं। तो ये सब की सब बातें अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। और आज मुख्यतः अपन देखेंगे कि जो ये राष्ट्र और राष्ट्रवाद है, इसके अंतर्गत एक प्रकार से एक राष्ट्र के संबंध में जो प्रमुख मान्यताएं हैं वो है साझा विश्वास। साझा विश्वास, इतिहास, भूक्षेत्र, साझी राजनीति जो पहचान होती है उसके बारे में, और जो साझी राजनीतिक जो आदर्श होते हैं, कहने का भावार्थ या समूह के रूप में। अब सबसे पहले अपन देखते हैं साझी विश्वास के संबंध में, यानी कि एक राष्ट्र के निर्माण में जो सामूहिक विश्वास से जो शुरुआत होती है एक एकता के सूत्र में, वो किससे होती है? आपसी भरोसे या अपन जिसको अपन बोलते हैं साझा विश्वास। यह राष्ट्र का पहला है और राष्ट्र विश्वास के जरिए ही बनता है, यानी विश्वास नहीं होता तो यह राष्ट्र भी नहीं बन पाता है। तो ये अपने राष्ट्र बनने का एक पहला जरिया है साझा विश्वास, जिसमें अपना राष्ट्र वो पहाड़ हो चाहे नदी हो, भौगोलिक दृष्टि से अगर देखें भवनों की तरह नहीं होते, अलग अलग। इसमें हम देख सकते हैं कि जिनका एक प्रकार से अपन जिसको आपसी सप्रस के माध्यम से क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें लोगों के विश्वास में स्वतंत्रता का क्या हो? अस्तित्व हो। कहने का भावार्थ यहाँ ये होता है कि ये विश्वास होता है, इसको अपन कोई ये नहीं कि इसको सप्रस कर देख सकते हैं, नदी पहाड़ की तरह है। ये एक क्या है? अपनी मान्यता है, अपन कह सकते हैं अपने वजूद की मान्यता है। और इसके संबंध में अगर अपन बात करते हैं, किसी समाज के लोगों में राष्ट्र की संज्ञा देना या उनके शारीरिक विशेषताओं के आचरण पर टिप्पणी करना नहीं है क्या? साझा विश्वास। तो इसके अंतर्गत क्या बात आती है कि यह समूह के भविष्य की सामूहिक पहचान और उस दृष्टि का क्या है? एक प्रमाण होता है। कौन सा? साझा विश्वास। यानी कि ये एक समूह में आपस में रहकर एक दूसरे पर लोग क्या करते हैं? विश्वास
विश्वास करते हैं, और सामूहिक विश्वास के आधार पर ही एक राष्ट्र को एक अपन कह सकते हैं सूत्र में बांधे रख सकते हैं। और यह समूह होता है जो विश्वास के आधार पर बना हुआ होता है एक राष्ट्र का। यह भविष्य के लिए अपने सामूहिक पहचान बनाता है। सामूहिक दृष्टि का ये क्या है, प्रमाण है, जो अपन कह सकते हैं कि स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व का क्या है, एक प्रकार से आकांक्षी है। यानी ये अपनी स्वतंत्रता पे विश्वास रखता है, सबकी भलाई में, या अपन जिसको बोलते हैं सबके हित में विश्वास रखता है। ये अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। दूसरा अपना जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो है इतिहास। यानी कि अपने आप को एक राष्ट्र मानने वाले लोग देश की स्थायी पहचान का एक खाका प्रस्तुत करने के लिए इतिहास की समझ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। क्योंकि इतिहास है ये अपने को जो पीछे की घटनाक्रम है उससे अवगत करवाता है। या अपन कह सकते हैं कि जो लोग अपने राष्ट्र को एक राष्ट्र मानते हैं उसके भीतर अपने बारे में बहुत सारी स्थायी ऐतिहासिक पहचानों की एक प्रकार से भावना होती है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि राष्ट्र खुद को इस रूप में देखते हैं कि जैसे वे बीते अतीत जो बीत गया, या जिसको अपन बोलते हैं भूतकाल, यानी कि अतीत की पहचान के साथ साथ आगे जो भविष्य है उसको भी समेटे हुए होते हैं। वे देश की एक प्रकार से अपनी स्थायी पहचान का खाका प्रस्तुत करने के लिए जो साझी स्मृतियां हैं, जो यादें हैं, या अपन कह सकते हैं जो कहावतें हैं, या ऐतिहासिक जो अभिलेख होते हैं, उनकी रचना के जरिए अपने ऐतिहासिक बोध का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। या उन्हीं से जो एक प्रकार से ऐतिहासिक घटनाक्रम है उससे ही ये एक प्रकार से राष्ट्र का निर्माण होता है। इसी प्रकार राष्ट्र के अंतर्गत अगर अपन भारत के दृष्टिकोण में बात करें तो भारत के राष्ट्रवादियों ने भी ये दावा किया है कि एक सभ्यता के बतौर भारत का लंबा व अटूट इतिहास रहा है, जो अपने इतिहास के अंतर्गत पढ़ा भी है। यानी कि अपन देखते हैं प्राचीन आदि मानव काल से लेकर वैदिक साहित्य की बात करते हैं और करते हैं तो भारत का जो इतिहास रहा है वो काफ़ी बड़ा इतिहास रहा है। ये एक अपन कह सकते हैं सभ्यता मूलक, या अपन कह सकते हैं निरंतरता और भारतीय एकता और राष्ट्र की क्या है, अपनी एक बुनियाद है, जो किस पर टिकी हुई है, इतिहास पर टिकी हुई है। तो ये अपने इतिहास के संबंध में ये अपने को बातें कुछ ध्यान में रखनी है। और इतिहास की वजह से भी अपना अगर अपन इतिहास देखते हैं तो एकता की भावना अपने अंदर क्या होती है, प्रबल होती है। और एकता की भावना के अंदर ही कौन सी भावना समाहित है, राष्ट्रवाद की। तो इतिहास के संबंध में भी अपने को विशेष ध्यान में रखना है कि अपने आप को एक राष्ट्र मानने वाले लोग देश की स्थायी पहचान का खाका प्रस्तुत करते हैं और अपने इतिहास के आधार पर अपनी समझ विकसित करते हैं और अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं इससे आगे का जो पॉइंट आता है वो आता है अपना भू क्षेत्र, जो तीसरा महत्वपूर्ण पार्ट है। यानी कि अनेक राष्ट्रों की जो पहचान है वो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है, चाहे वो किसी भी भूभाग पर हो। वो लंबे समय तक अपने साथ साथ रहना और उससे जुड़ी हुई जो साझी अतीत की जो यादें हैं, जो बीत गई उनकी जो यादें हैं, लोगों को एक सामूहिक पहचान का क्या करवाती हैं, बोध करवाती हैं। तो ये भी अपने को पार्ट ध्यान में रखना है। भू क्षेत्र के अंतर्गत यानी कि बहुत सारे राष्ट्रों की जो पहचान होती है वो एक प्रकार से उनकी खास भौगोलिक स्थिति के कारण ही होती है। और जो लोग इस भौगोलिक स्थिति में एक साथ रहते हैं तो उनकी अनेक यादें इस क्षेत्र से जुड़ी हुई होती हैं, और इस क्षेत्र से ये यादें जुड़ी हुई होने के कारण उसमें एकता की भावना आती है। और एकता की भावना आती है तो वो किसके अंतर्गत समाहित हो जाती है, राष्ट्रवाद के अंतर्गत। तो ये सब की सब बातें अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। और इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं सामूहिक पहचान के साथ साथ, तो उन्होंने एक एहसास भी देती है कि वो एक समूह के साथ अपन रह रहे हैं तो वो कोई एक नया आश्चर्यजनक कार्य नहीं है जो लोग स्वयं को एक राष्ट्र के रूप में देखते हैं। ये अपनी क्या है, गृह भूमि की बात कर रहे हैं अपन, यानी भू क्षेत्र की बात आ गई, जहाँ अपन निवासी हैं, जहाँ रह रहे हैं, जिस भूभाग में रह रहे हैं वो अपनी क्या है, गृह भूमि है, या अपन कह सकते हैं जिसको जन्मभूमि बोलते हैं। ये लोग जिस भूभाग में अपना अधिकार आजमाते हैं, जिस तरह से वो लोग अपने क्षेत्र में रह रहे होते हैं, उसी क्षेत्र पर
अपना दावा भी वो लोग क्या करते हैं, पेश करते हैं और उस पर अपना विशेष महत्व समझते हैं और उस क्षेत्र का भी अपने जीवन में विशेष महत्व समझते हैं। और राष्ट्र अपनी अपनी जो मातृभूमि होती है, जिसको गृह भूमि अपन बोलते हैं, वो विभिन्न तौर तरीक़ों से अपने जो एक प्रकार से इतिहास की व्याख्या है वो भी बयान करती है। और अपने ज़्यादातर अगर अपने इतिहास की दृष्टिकोण से देखें तो इस दुनिया में विभिन्न हिस्सों में बिखरे जो फैले रहने के बावजूद हमेशा दावा किया जाता है कि मूल गृह स्थल जैसे फिलिस्तीन, उनको वो लोग क्या मानते हैं, अपना स्वर्ग मानते हैं। और भारतीय राष्ट्र की पहचान के रूप में अगर अपन देखते हैं तो उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है, जो आप ज्योग्राफी में पढ़ते भी हो। तो उसमें विभिन्न अपन देखते हैं, उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है, उसके बीच में एक प्रकार से अपनी एक विशिष्ट भौगोलिक परिस्थिति लिए हुए हिंदुस्तान बसा हुआ है। और उसके अंदर जो निवास करने वाले, यानी अपने देश के अंदर जो निवास करने वाले लोग हैं, वो अपने राष्ट्र की एकता व अखंडता और उनके विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। और वो जो इस प्रकार का जो दृष्टिकोण है वो ही अपने को किस ओर ले जाता है, राष्ट्रवाद की तरफ है ले जाता है। इसके बाद आगे की जो बात आती है वो आती है इस भू क्षेत्र के अलावा आती है, वो आती है जो सांझे की जो राजनीतिक आदर्श है उसके संबंध में। ये भी पार्ट अपना क्या है, इम्पोर्टेंट है। यानी कि किसी भी राष्ट्र में के सदस्य के एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि राज्य के स्वरूप को लेकर एक सहमति व उनका एक साझा नज़रिया होता है, जिससे मिलाकर एक प्रकार से जैसे डेमोक्रेसी हो गया, लोकतंत्र हो गया, और जो सेकुलरिज्म है जिसको अपन बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता हो गया, उदारवाद है जिसको अपन स्वतंत्रता के अर्थ से लेते हैं, लिबर्टी, जैसी बातों को ये स्वीकार करते हैं। और ये विचार भी अपने राष्ट्र के लोगों को एक राष्ट्र के रूप में अपनी एक विशिष्ट राजनीतिक पहचान प्रदान करने का काम करता है। और इस लोकतंत्र में कुछ राजनीतिक मूल्य होते हैं और उनके आदर्श होते हैं, उनके लिए एक साझी या अपन कह सकते हैं संयुक्त जो प्रतिबद्धता है सभी लोगों की सामूहिक तौर पर, वो किसी राजनीतिक समुदाय या राष्ट्र का सर्वाधिक वांछित, जिसको अपन जो महत्वपूर्ण क्या मानते हैं, जिसको आधार मानते हैं, क्योंकि किसी राष्ट्र विशेष के अपने राजनीतिक मूल्य क्या होते हैं, अलग होते हैं। अगर अपन हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हिंदुस्तान की एक विश्व के अंदर एक विशिष्ट पहचान है कि वो भारत विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेट राष्ट्र है, या अपन कह सकते हैं सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। यहाँ पर अपने को धर्मनिरपेक्षता का भी महत्व बहुत अच्छे से अपन समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं और उसमें अपनी एक विशिष्टता भी है। और उदारवाद, जिसमें उदारवाद के संबंध में अपन जानते ही हैं, उदारवाद का जो प्रादुर्भाव हुआ था हिंदुस्तान में 1991 में हुआ था, पी नरसिम्हा राव के समय में। उसके बारे में भी आपको उदारवाद जब पढ़ेंगे तब आपको विस्तार से इसके संबंध में बताएंगे कि किस प्रकार से इसमें स्वतंत्रता दी जाती है। तो ये अपने एक विशिष्ट राजनीतिक आदर्श होते हैं किसी राष्ट्र विशेष के। उसमें लोकतंत्र हो, चाहे वो धर्मनिरपेक्षता की बात हो या उनके अधिकारों की बात हो या उदारवाद की बात हो, ये सब की सब बातें अपने को किस ओर प्रेरित करती है, राष्ट्रवाद की ओर प्रेरित करती है। इसके बाद में जो बात आती है वो आती है सांझे जो राजनीतिक पहचान होती है एक विशेष, उसके संबंध में। तो किसी राज्य की सदस्यता की ये शर्त के रूप में किसी खास धार्मिक या भाषाई पहचान को ही आरोपित नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ समूह निश्चित रूप से राष्ट्र में शामिल होने से छूट भी जाते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बहुत से लोगों का मानना है कि हम जैसा राज्य या समाज बनाना चाहते हैं उसके बारे में जो अपन एक सामूहिक राजनीतिक दृष्टि से व्यक्तियों को एक राष्ट्र के रूप में बांधने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। उसके स्थान पर एक समान भाषा या जाति वंश परंपरा जैसी भी अपनी जो साझी राजनीतिक पहचान है उसके बारे में अपना एक विशिष्ट महत्व रखते हैं, और उसमें कोई संदेह भी नहीं है। और इसी के रूप में अगर अपन देखते हैं भाषा के आधार पर भी होता है, क्षेत्र के भी आधार पर होता है, तो ये एक सामूहिक अलग राजनीतिक पहचान भी होती है जो अनेक अपने जो प्रतीक हैं उनको धारण किए हुए लोगों को करीब लाया जा सकता है। और इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं तो जो मूल्य होते हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से जो खतरा अपने को उत्पन्न कर सकते हैं उसको अपन लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, लोकतंत्र में खतरा भी उत्पन्न करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अपने
को जो भाषा है, जाति है, वंश परंपरा है, उन सब को एक साथ मिलाकर सामूहिक हितों को देखते हुए अपन किसकी ओर अग्रसर होते हैं, राष्ट्रवाद की ओर अग्रसर होते हैं। तो ये सब की सब बातें अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। और इससे आगे की जो क्लास होगी जिसमें अपन पढ़ेंगे इसका आगे का पार्ट है उसके बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।